मैं योगेश कुमार साहू एकेडमी ऑफ हायर मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ाई करने वाले हैं किसका? एमएससी सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। और इसका वीडियो पहले से भी हमने यूट्यूब में डाल रखा है, बट वो जो है हमने कॉपी में आपको बताया है, तो वो अलग ही है। और ये भी है, हमको समझाना था, आपको बताना था, आपके सिलेबस कंप्लीट करना था। इस माध्यम से हम जो है इस वर्चुअल क्लास में इनसे जुड़ने वाला है और आप लोग से साक्षात सामने में आपको पढ़ा रहे हैं ना। कुछ बच्चे जो नहीं है क्लास में, उनके लिए ये काम का चीज है। ठीक, तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पहला यूनिट का नाम है इंटायर फंक्शन और उनसे संबंधित कुछ प्रॉपर्टीज। तो पहला तो शब्द ये आता है, इंटायर फंक्शन क्या है? क्या आप लोग समक्ष इसके संबंध में कभी बात किया गया था? क्या है इंटायर फंक्शन? एक फंक्शन जो कि एनालिटिक एवरीवेयर हो, कोई सिंगुलर पॉइंट ना हो उसके डोमेन पर, उस फंक्शन को कहते हैं इंटायर फंक्शन। एक ऐसा फंक्शन जो पूरी तरीके से अपने डोमेन पे क्या होते हैं? एनालिटिक होते हैं। सिंगुलर पॉइंट नहीं होता। सिंगुलर पॉइंट किसे कहते हैं? जो आपका एनालिटिक होने का विरोध करने वाला जो बिंदु होता है, उस पॉइंट को, उस बिंदु को बोलते हैं सिंगुलर पॉइंट। हिंदी में कहते हैं विचित्रता, है ना, विचित्र बिंदु। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल जब ना हो तो उसको बोलेंगे फंक्शन को इंटायर फंक्शन। बात क्लियर है? इतना तो कम से कम सामान्य परिभाषा आपको आ जाएगा। तो यही बातें वो जो है पहले के जो वीडियो है उसमें शायद इतनी अच्छी से नहीं आती। जैसा आप सामने में बैठ के देख रहे हो, मेरे को समझ रहे हो, तो बातें इतनी समझ आती है कि हम जो क्या कहना चाहते हैं, हमारा जो है आई कांटेक्ट होता है ना, जो बातें हैं वो आपके समक्ष जब किए जाती हैं तो वो जल्दी समझ आता है ना। और वो कहीं दूर बैठे हो और उसको देख रहे हो, वीडियो को मैं कॉपी में बता रहा हूँ, वो चीजें उतनी अच्छी समझ नहीं आएंगी। इसलिए मैंने सोचा कि पहले हम इसका शुरुआत करते हैं कॉम्प्लेक्स का, देन बाकी वीडियो जो पहले हैं पूर्ववत उसको लेकर चलेंगे और इसको पूरा अपन कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो इंटायर फंक्शन का डेफिनेशन, एक फॉर्मल डेफिनेशन सिंपल लिख देंगे। अ फंक्शन एफ जेड इज सेड टू बी इंटायर फंक्शन इफ इट हैज नो एनी सिंगुलर पॉइंट इन इट्स डोमेन, या फिर बोलेंगे अ फंक्शन इज सेड टू बी इंटायर इफ इट इज एनालिटिक एवरीवेयर। क्या हो? एनालिटिक एवरीवेयर ऑन इट्स डोमेन, है ना, हिज डोमेन। जो भी बोलना चाहे, जैसा भी आपको शब्द उपयुक्त लगे उसका प्रयोग करते हुए आप क्या करेंगे? परिभाषित कर देंगे। अब इसी के संबंधित बहुत सारे जो है तर्क आएंगे, इसी पर, इस फंक्शन पर हम काम करेंगे। पहले हमारे पास फंक्शन क्या होते थे? एनालिटिक फंक्शन। बट वो एनालिटिक फंक्शन में सिंगुलर पॉइंट होने की संभावना भी रहा करती थी। अब पूरी तरीके से फंक्शन एनालिटिक है, कहने का मतलब इंटायर है, और उससे संबंधित तर्कों के बारे में हम यहाँ पर विचार करेंगे। तो ये यूनिट उसी पर निर्धारित किया गई है। पहला आता है स्टूडेंट्स, एक बिंदु है इनफाइनाइट प्रोडक्ट। इसका उपयोग करना है हम लोग को, है ना। आगे चलकर हम वेस्ट्रास जो फैक्टराइजेशन थ्योरम है उस पर हम उपयोग करेंगे, बहुत जगहों पे उपयोग करेंगे। इनफाइनाइट प्रोडक्ट, इसका मीनिंग बता सकते हो आप लोग? इनफाइनाइट प्रोडक्ट का आपने इनफाइनाइट सम सुना है ना, फाइनाइट सम सुना है। सम को समझाते हैं। सम का नोटेशन होता है बच्चों ऐसा, समेशन। ठीक है, यहां पर लिख दिया मैंने एक्स एन और एन का वैल्यू 1 से लेकर इनफाइनाइट, इसको बोलेंगे इनफाइनाइट सम। क्या है? सम के लिए इस नोटेशन का उपयोग करते हैं, अब प्रोडक्ट के लिए कैपिटल पाई। आगे चलकर प्रोडक्ट टोपोलॉजी, हमारे टोपोलॉजी नाम के सब्जेक्ट में भी आप लोगों ने देखा होगा, तो वहां पर कई लोग पाई जैसा लिख देते हैं। ये फिर कैपिटल बड़ा वाला पाई है, सिग्मा, और ये क्या है? पाई। तो ये जो है नोटेशन है इनफाइनाइट प्रोडक्ट का। ठीक है, यहां पर फाइनाइट बोल सकता हूं, मेरा मर्जी। यहां पर लिख दिया मैंने एक्स एन, और प्यारे बच्चों मैंने लिख दिया एन की वैल्यू 1 से लेकर यहां पर एन, या फिर के। यहां पर क्या लिख दिया मैंने? के। यहां पर के लिख दूंगा तो भी के का वैल्यू 1 से लेकर एन। आपकी नोटेशन, आपकी इंडेक्स, आपकी जिम्मेदारी, और ज्ञान तो ज्ञान होता है ना। केवल वो तो समझाने के लिए नोटेशनों का प्रयोग करते हैं ना। तो ये क्या है? फाइनाइट पदों तक की क्या है? गुणनफल है, गुणा है, फाइनाइट प्रोडक्ट है। अगर इसी को मैंने कर दिया होता ऐसा तो इनफाइनाइट प्रोडक्ट कहलाता। तो वहीं पर हमने लिख दिया है, लेट एफ जेड एन बी द सीक्वेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जेड एन बी द सीक्वेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, देन द इनफाइनाइट प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज डिफाइंड बाय लाइक दिस। पहला टर्म्स Z1, दूसरा टर्म Z2, तीसरा टर्म Z3, इस प्रकार से n टर्म्स तक ये क्या होंगे? प्रोडक्ट किया जाएगा, है ना। इसका मतलब ये है आपका Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 इंटू इस प्रकार से Zn, और ये डॉट डॉट को छोड़ना नहीं है, ये इंटू होते रहेंगे।
तो यही परिभाषा देखो, पहला क्लास का पहला बिंदु दूसरा बिंदु से ही आपका क्या है वो आधार चालू हो जाता है, कॉन्सेप्ट का मेन चीजें चालू हो जाती हैं। यहीं से ऑब्जेक्टिव, यहीं से डेफिनेशन चालू होगा। मान के चलिए आप लोग, पहला परिभाषा ये, दूसरा परिभाषा ये। परिभाषाएं आपको जितनी हो सके उतनी, एक एक यूनिट से कम 20 परिभाषा, 30 परिभाषा, जितना हो सके उतना तो आपको करना चाहिए, रखना चाहिए और सामान्य तरीके से याद करना है उनको। ठीक है। फाइनाइट प्रोडक्ट, तो बोला फाइनाइट करूंगा तो फाइनाइट प्रोडक्ट चीजों को। ठीक है। अब कुछ नोट लिखे हैं, ये काम का चीज है, ये ऑब्जेक्टिव में एक बार पूछे हैं, इसलिए इन नोट का हम प्रयोग कर रहे हैं। ये जो आपका ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, उन कॉम्प्लेक्स नंबर का हमने क्या कर दिया है, इसको मैंने एक सीक्वेंस बोल दिया, जो भी है एक नया है, और ये क्या है, इसको जेड कह दिया। सपोज पूरा इनफाइनाइट तक प्रोडक्ट होने के पश्चात मेरे को क्या मिलता है, एक नंबर मिलता है। क्या नंबर है वो, जेड, कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा। कॉम्प्लेक्स नंबर के मल्टीप्लिकेशन से मेरे को कॉम्प्लेक्स नंबर ही प्राप्त होगा, वो उसको कह दिया मैंने जेड कह दिया। प्यारे बच्चों, इसको ऐसा भी कह सकता हूं, कहने का ये मतलब है प्रोडक्ट करना है आप लोग को, तो जेड इज अ लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट तक मैं क्या करूंगा, प्रोडक्ट करूंगा। किसका प्रोडक्ट करूंगा, जेड एन का प्रोडक्ट करूंगा, जेड एन का प्रोडक्ट करूंगा। और यहां पर एन के वैल्यू को इधर लिख दिया हूं मैं, n टेंस टू इनफाइनाइट, और n नेचुरल नंबर है तो शुरुआत तो 1 से होगा, 1 2 3 4। इस प्रकार से अगर मैं इस n का वैल्यू मैं धीरे धीरे करते करते जाऊंगा, या फिर किसी ने कहा दिया कि यहां पर क्या करो गुरुजी, इसको लिख दो k और यहां पे लिख दो k से कहां n, और n जाएगा कहां पर, इनफाइनाइट। ये इसका प्रयोग मैं कैसे करने वाला हूं, मैंने लिखा यहां पर k, और k को क्या लिख दिया मैंने 1 2 3 n, और n कहां तक जाएगा, इस प्रकार से इनफाइनाइट तक। इसी का ये मतलब था। किसी को कोई आपत्ति तो नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है बेटा। मैं अनंत तक चीजों को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को एक नंबर मिलता है जिसका नाम जेड है, या फिर मैं लिमिटेशन के तौर पर इसको व्यक्त करूंगा तो भी क्या है, मेरा जेड है। ओके, दोनों तरीके सेम है, दोनों का मतलब ही एक ही है, सेंस है, सही है। ठीक, ओके। पुट हम क्या करते हैं, एक वो कर लेते हैं, लेट पी एन इक्वल टू, ये क्या है, फाइनाइट प्रोडक्ट है। फाइनाइट प्रोडक्ट सीक्वेंस प्राप्त होगा, इस पूरे का सीक्वेंस बोलूंगा, Z1 इंटू Z3 इंटू Z4 इंटू Zn तक का, उसको Pn कह दिया। कोई समस्या है, नो, ओके, नहीं है समस्या। Pn अपॉन Pn-1 क्या बचेगा, Zn। वाई सर, देखिए आपका Pn का मतलब क्या है, Pn का मतलब होता है बच्चों Z1 इंटू Z2 इंटू Zn-1 इंटू Zn। अब इसी में डिवाइड कर दूंगा मैं Pn-1, तो उसमें डिवाइड हो जाएंगे Z1 इंटू Z2 इंटू Zn-1, तो ये कट जाएंगे और बच जाएगा क्या, Zn। कोई प्रॉब्लम नहीं है। n, अब मान लो Pn का इस प्रकार से है, Pn का अगर लिमिटेशन के बारे में बात करूं, लिमिट कितना आएगा मैं बोल रहा हूं, Pn का भी लिमिट बच्चों, Pn का भी लिमिट किधर जा रहा है, जेड की ओर टेंड करेगा, ऐसा बोल रहा है, n टेंस टू इनफाइनाइट। अगर मैं इसको सोचूं और आपका ये k से लेकर क्या लिख दिया उसको, n का वैल्यू इनफाइनाइट। हम जानते हैं इस पूरी की वैल्यू जेड की ओर ही जाना है, एक संख्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। इस पूरे की लिमिटेशन को मैंने अभी यहां पर लिखा था, व्यक्त किया था, वो क्या है आपका जेड है, जेड की ओर जाएगा। तो Pn भी जेड की ओर ही जाना चाहता है, मैं ये कहना चाहता हूं। ये पूरा जो है इसी के बराबर होगा, उसके लिमिट के बराबर होगा बोल रहा हूं। अगर मैं n को बढ़ाते चला जाऊं तो, क्योंकि भैया ये अभी निर्धारित हुई नहीं है, मेरे को रोकना है, और ये रोका गया चीज भी तो फाइनाइट होता होगा ना, प्रोडक्ट फाइनाइट ही हो सकते थे, करते करते जा रहे हो, इनफाइनाइट नहीं होता। इनफाइनाइट तो काल्पनिक हो गया। फिर भैया कहीं तक जाके आपको रोकना है, इंटू को रोकना है, समझिए। तो इंटू को रोकना पड़ेगा, तो फिर भाई मैं 1000वां पद पे रोकूंगा, मैं 1 करोड़वां पद पे रोकूंगा, एक तो खास जगह पे जाना ही पड़ेगा घूम फिर के। तो आप Pn का वैल्यू भी जेड की ओर ही टेंड होगा, ऐसा कहा जा सकता है, उसे आगे अग्रसित होगा भी कहा जा सकता है। इसलिए हमने इसको पकड़ा, देन ये Pn की ही वैल्यू इसी की ओर होगा, ऐसा सोचा, और वो जो है जेड की ओर आएगा। अब मैंने बोला कि अब इस Zn की पूरा लिमिट अगर मेरे को वेरीफाई करनी है, Zn की लिमिट जो है मैं बोल रहा हूं 1 आएगा। कैसे आया, Zn का वैल्यू अंत में किसी संख्या का, अब इंटू करते करते जा रहे हो, अंत की संख्या मैं कहता हूं कि nवां नंबर का हिस्सा वो 1 होता होगा, उससे और कम नहीं करना है। मान लो बढ़ते क्रम या घटते क्रम जो भी लिखना चाहते हो, जैसे भी है। सोचिए मैं Zn का लिमिट 1 लिख रहा हूं, कहां से आया, इसका लिमिट, इसका लिमिट,
इसका भी लिमिट क्या आ रहा है, इसको ना मेरे को ऐसा लिमिटेशन के तौर पर लिखना चाहिए था बच्चों, ये गलत लिख दिया मैंने, है ना। पुस्तक में बार व्यक्त कर लेना, और ये n टेंस टू इनफाइनाइट, ये सही शब्द अर्थ होगा। ये तो ये इतना था, मैंने लिमिट क्या लगा दिया, इस पूरे पर लिमिट लगा दिया, ए एन जो है इनफाइनाइट की ओर जाएगा, इस पर लगा दिया, ये सही तर्क होगा। इसकी लिमिट कितनी, जेड। अब मेरे को ये जानना था किसी श्रेणी में, किसी सीरीज में पदों की संख्या कम या ज्यादा करने से क्या उसकी लिमिट पॉइंट बदल जाती है। आपको याद होगा सीक्वेंस, मैंने सीक्वेंस पढ़ाया आप लोग को, मैंने सीरीज पढ़ाया आप लोग को, हालांकि मैं सीरीज नहीं बोलूंगा, इसको सीक्वेंस बोलूंगा। सीरीज तो होगा नहीं, सीरीज में तो धन का रहता है चिन्ह, यहां पर क्या है, इनटू है, सीक्वेंस है बच्चों। तो बताइए यहां पर ये इसकी लिमिट बदल जाएगी क्या, नहीं बदलता, लिमिट नहीं बदलता भाई। लिमिट जो है लगभग वही होते हैं, क्योंकि लिमिटेशंस आपको कुल मिला के इनफाइनाइट की ओर जाना है। तो इनफाइनाइट -1 इनफाइनाइट, यहां पर पी इनफाइनाइट, इनफाइनाइट नंबर का पद के बारे में बात कर रहे हो, उधर जाने का प्रयास कर रहे हो, तो भैया इसका लिमिट जेड है, इसका लिमिट भी जेड ही होगा बच्चों। आप इसको कायदे से देख सकते हो, ये ना लिमिट का डिवीजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके लिमिट पी एन अपॉन में लिमिट Pn-1 लिखा होगा पुस्तक में, कंपेयर कर लीजिएगा, दोनों को लिख दिए होंगे, लिमिट ऊपर में Pn, नीचे में क्या है, लिमिट में Pn-1 करके, दोनों का जेड आएगा, सिंपल सी बात है। तो आप लोग दोनों को लिख दीजिएगा। बात क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को, 1 आएगा ना। ये ऑब्जेक्टिव पूछा गया है एग्जाम में, इसलिए मैंने इसको पहले समझाया ताकि काम आ जाए। इनफाइनाइट प्रोडक्ट का डेफिनेशन, उसके साथ में क्या क्या, इसके साथ जो भी तर्क दिए गए हैं, ये लिमिट इतना आएगा ऐसे करके, ठीक। एक छोटा सा प्रॉपर्टीज दिया है, प्रॉपर्टीज जो है याद रख लीजिएगा, पूछा तो नहीं है, बस ऑब्जेक्ट वगैरह में काम आ जाए, इस कारण से हम नहीं चाहते कि कोई चीज छूटे करके। तो ये देख लीजिएगा कि रियल पार्ट ऑफ जेड एन अगर वो 0 से बड़ा है, ग्रेटर देन 0, फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, देन इनफाइनाइट प्रोडक्ट ऑफ जेड एन वो कन्वर्ज करेगा कहां पर, किसी नॉन जीरो पॉइंट पर, किसी नॉन जीरो नंबर पर, इफ ओनली इफ एक सीरीज हम अगर उसको लॉग फंक्शन के रूप में, देखो लॉग लगाने से क्या हो जाते हैं, प्रोडक्ट जो है आपके समय से बदल जाएगा, सो दैट आपने इसको ऐसे बदल दिया। दिस इज मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, ये एक फंडामेंटल चीज है। यू नो दैट कोई अगर आपके पास क्या है, प्लस में है, लॉग लगाने पर क्या हो जाएंगे, या फिर लॉग को बाहर निकालने से, बताइए, डॉट होते हैं प्लस में चेंज, सही बात है ना, डॉट होंगे वो क्या होंगे, प्लस में चेंज होते हैं, सही बात है। माइनस जो है डिवाइड में चेंज होता है, ये बात क्लियर है ना, ठीक है। तो ये बात जो है, तो हम बिल्कुल इसको सीरीज के तौर पे व्यक्त कर सकते हैं, इसको लगा दिया, सही बात है। देन अगर मैं इसको, क्योंकि सीरीज की कन्वर्जेंसी की जांच करना संभव है, बहुत सारे प्रॉपर्टीज हमने पढ़ा है, पी सीरीज टेस्ट, ये टेस्ट, वो टेस्ट, डिरेक्टली टेस्ट, डिलम्बर टेस्ट, एबल टेस्ट, है ना, ये बहुत सारे टेस्ट हम लोगों ने पढ़ा है, कंपेरिजन टेस्ट, डी अलम्बर्ट रेशियो टेस्ट, कॉशी रूट टेस्ट, लॉग टेस्ट, है ना, ये सारे टेस्ट हम लोगों ने पढ़ा है बीएससी सेकंड ईयर में, और एमएससी भी कुछ हद तक प्रयोग करते हैं, थोड़ा थोड़ा करके बच्चों। तो ये बातें क्लियर हो रही हैं, बातें समझ आ रही हैं। तो सपोज अगर ये प्रॉपर्टीज एग्जाम में पूछ दे, तो इतनी समझदारी आपको दिखानी होंगी, जितनी हमारी बेसिक अच्छी होंगी, हम नंबर उतना अच्छा ऑब्टेन कर पाएंगे। नंबर आपका 20 नंबर का जो ऑब्जेक्टिव है, डेफिनेशंस है, वो आपको बता देता है, सामने वाले शिक्षक को बता देगा कि आप कितने होशियार हो, है ना। ये जो है बड़ा बड़ा क्वेश्चन 2-4 थोड़ा रट लोगे, होशियार थोड़ी ना बन जाओगे। आपको स्ट्रेटेजी हमेशा समझना है कि मेरे को 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव बनानी है, सेक्शन नंबर ए, मेरे को 25 नंबर के छोटे छोटे क्वेश्चन बनाना है, सेक्शन नंबर बी, है ना, सॉरी 15 नंबर का डेफिनेशन होगा, और आपका 25 नंबर का क्या होगा, सेक्शन सी, छोटे क्वेश्चन आएंगे, एक पेज में ही लिखना होता है। और रही बात बड़ा क्वेश्चन, जिसके पीछे आप अपना जो है अधिकतम कम से कम 80% समय लॉस कराते हैं बच्चे अपना इस क्वेश्चन पे, बड़ा बड़ा रटते रहेंगे और दिमाग को खराब करते रहेंगे, है ना। ये कितना नंबर का है, 20 नंबर का, सेक्शन नंबर डी, ये जो है महत्वपूर्ण है, मैं हमेशा कहता हूं, है ना। और मेरा एग्जाम में जो है, जब मैं एमएससी कर रहा था, टॉप करने का रीजन यही था, मैं बड़ा क्वेश्चन बिल्कुल नहीं पढ़ता था। बड़ा क्वेश्चन क्या होते हैं पता है, बड़ा क्वेश्चन आईएमपी में से ही आता है, आईएमपी से ही आएगा, ये बात दिमाग में होना चाहिए। एक थ्योरम है हमारे पास, एक छोटा सा प्रॉपर्टी है, ये पूछ भी सकता है एग्जाम में 2.5 नंबर में। 2.5 नंबर की तैयारी तो हमको करनी पड़ेगी, 2.5 नंबर में कुछ भी क्वेश्चन पूछते रहते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। तो फॉर एनी जेड कॉम्प्लेक्स नंबर, ये जो है कॉम्प्लेक्स
प्लेन है, कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है। 1/2 मॉड ऑफ जेड इज लेस देन मॉड में log 1 प्लस जेड इज लेस देन इक्वल टू 3/2 मॉड जेड। अब इसको दिखा बोलता है, इसको हम लोग को क्या करना है, प्रूव करना है। ऐसा आएगा क्या, ऐसा हम दिखा सकते हैं क्या, ये हमें करनी है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग के लिए है, क्या हम log जेड का जेड प्लस 1 प्लस एक्स, ऐसा आप लोगों ने पढ़ा होगा, log 1 प्लस एक्स का एक्सपांसन क्या होता है, log 1 प्लस एक्स का एक्सपांसन क्या होता है बताइए। एक्स होता था बच्चों, ऐसा पढ़े थे आप लोग, log 1 प्लस एक्स का एक्सपांसन एक्स, फिर आपका क्या है, अल्टरनेटिव होता था प्लस माइनस करके, है ना, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 2, फिर प्लस में एक्स की पावर 3 अपॉन में 3 माइनस एक्स की पावर 4 अपॉन में 4। अल्टरनेटिव एक्सपोनेंशियल पे फैक्टोरियल होता है, इस पे नहीं होता ना, याद रखना, लॉग पे नहीं होता, एक्सपोनेंशियल वाला होता। तो ओके ठीक, तो ध्यान में रहना चीज को हम लिख देंगे। तो लॉग इसका एक्सपांसन क्या हो जाएगा, मैं लिख दूंगा इसको जेड माइनस और जेड स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस में जेड क्यूब अपॉन में 3 और माइनस, ऐसा आप अल्टरनेटिव इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, ऐसा करके आपने लिख लिया। आपके प्रूफ में थोड़ा सा हमें काम करना पड़ेगा, और हमने लिखा 1 माइनस में, और ये आपका जो पूरा वो है, ये 1 माइनस में log 1 प्लस में जेड और सबके अपॉन में जेड को डिवाइड कर दिया। क्या कर दिया हमने, सबको जेड को डिवाइड कर दिया और इसको ऐसा रखा, है ना। और ये वाला फिर क्या हो जाएगा, ये फिर मोड में रख देते हैं, इसको पूरे को मोड में करके, मोड में इस वाले को भी बराबर है तो बराबर मोड में रखूंगा। 1 है तो 1, देखो पूरे पर क्या किया है मैंने 1, फिर माइनस में ये के नीचे में डिवाइड कर दिया किसको, जेड को, 1 अपॉन जेड लिख दीजिएगा, जेड स्क्वायर नहीं, जेड माइनस में जेड स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस में जेड क्यूब अपॉन में 3, इस प्रकार से, है ना। और ये माइनस जेड की पावर 4 अपॉन 4 बच्चों, ठीक है ना। ओके, ये हमने इसको रख दिया। कोई समस्या अभी तक तो नहीं दिख रहा है। जैसे ही मैं मोड को अंदर डालूंगा तब जो है इक्वलिटी इनइक्वलिटी में चेंज हो जाएगा। फिलहाल अगर मैं कुछ और कर सकता हूं तो करूंगा जरूर। ये 1 जेड को अंदर डाल दिया, माइनस में 1 हो जाएगा, प्लस में क्योंकि माइनस साइन के साथ अंदर जाएगा ये, और क्या हो जाएगा जेड अपॉन में 2, और फिर माइनस आएगा जेड स्क्वायर अपॉन में 3, फिर प्लस आएगा जेड की पावर 4 अपॉन में, ये आपका 3 हो जाएगा क्योंकि ये कट जाएगा, राइट, माइनस जेड की पावर 4 अपॉन में 5। ऐसा चलता रहेगा बच्चों। क्या इस बात से सहमत हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 तो कैंसिल हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहां से जेड को बाहर निकालना चाहूं, क्या करूं मैं, जेड को बाहर निकालना चाहूं, या फिर 1/2 यहां से मैं एक बार और सोचूं मैं इसके लिए, तो एक काम कीजिएगा, मैं लेस देन इक्वल टू ऐसा बोल रहा हूं, और जबरदस्ती का इसमें मैंने लिखा है जेड अपॉन में 2, और थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करना। ये मेरे पास है जेड अपॉन 2, इसी को लिखा हूं मैं जेड अपॉन 2, और अंदर में है माइनस में जेड स्क्वायर अपॉन में ये 3, है ना। नहीं, मेरे को ना इसको नहीं करना चाहिए था, ये कट गया, इसको लिख रहा हूं बस, है ना, और माइनस में जेड स्क्वायर अपॉन में 3, या फिर मैंने ये साइन लगाया तो मैं सबको बदल दूं क्या, है ना, टाइम वेस्ट नहीं करना है फालतू का हम लोग को। और यहां पर लिख दिया मैंने जेड की पावर 3 अपॉन में 4, ऐसे करके, है ना, ये चलता रहेगा, सब पॉजिटिव हो जाएंगे, ये मैं कहना चाहता हूं, जेड की पावर 4 अपॉन में 5 करके। इसलिए आपका इक्वलिटी जो है इनइक्वलिटी में चेंज हो गया बच्चों। ठीक, अब यहां पर जो है एक कोई खास पैटर्न में है क्या, ये सीरीज तो बन पाएगा, योग के रूप में है, ये बात भी समझ आती है, लेकिन ये एक खास पैटर्न में होता तो शायद मैं समझता कि इसके लिए कोई टेस्ट लगाता, और इसकी ये अनंत तक चलने वाला है, ये बात भी याद रखना है आपको, अनंत तक। तो अनंत पदों का योगफल का सूत्र लगाऊं तो कैसे लगाऊं बिना आधार के, मेरे को जब पता ना रहे तो
है ना, बिना पता करे ऐसा कुछ नहीं कर सकते स्टूडेंट्स। अगर मैं ये कह दूं कि सब में क्या होता है जेड, जेड स्क्वायर, जेड क्यूब, जेड की पावर 4, तो शायद मैं एक जीपी बोल सकता था। तो इसके कंपैरिजन में ये आपका इससे ग्रेटर रखना था ऐसा बोला। मैं कल्पना कर लेता हूं 1/2 है, यहां पर भी 1/2 सपोज कल्पना करना चाहूं, 1/2 कल्पना करना चाहूं, 1/2 कल्पना करना चाहूं, अगर एक सीरीज ऐसा मैं सोचूं कंस्ट्रक्ट करूं दिमाग में, तो इस सीरीज की तुलना में काफी बड़ा सीरीज होगा वो, उसके एडिशन काय को 1/2 था, ठीक था, कोई दिक्कत नहीं, ये टर्म्स आपस में बराबर है। जैसे कि मैं बोल रहा हूं ये A0 प्लस में A1 प्लस में ऐसा कुछ है मेरे पास सीरीज, ऐसा A2। अब मैं बोल रहा हूं एक सीरीज और ग्रेटर देन इक्वल टू हो सकता है, बोलेंगे हाँ हो सकता है, कुछ टर्म इक्वल होंगे, कुछ बड़ा होगा, उसके कारण से ओवरऑल एडिशन बड़ा हो सकते हैं या फिर बराबर भी हो सकता है। ओ क्या बोल दिया उसने A0 डेस, फिर बोल दिया A2 डेस, ऐसा करके कुछ बोल दिया, टर्म्स आपस में बराबर या फिर कुछ बड़े हैं करके। तो देखिएगा ये सीरीज था, इनइक्वालिटी बोलता है मैं इससे बड़ा या फिर बराबर सीरीज भी ले सकता हूं, तो मैंने उस सीरीज का नामकरण कर दिया 1/2 बस। और इसमें देखो ये 3 था, उसको भी 1/2 जैसे ले रहा हूं, मतलब इससे थोड़ा बड़ा, ये तो ठीक है बराबर है। यहां पर क्या लिखा मैंने मॉड जेड, यहां पर भी मैंने कल्पना कर दिया इससे काफी बड़ा सीरीज ले सकता हूं, नंबर ले सकता हूं, वो लिख दिया मैंने 1/2 और इसको लिख दिया मैंने जेड स्क्वायर है। मैंने क्या लिख दिया यहां पर फिर से लिख दिया और बोल दिया 1/2 और लिख दिया मैंने जेड की पावर 3, और ये सोच लिया क्या ये सीरीज इस सीरीज की तुलना में काफी बड़ी है, यस, क्योंकि ये सब टर्म्स बराबर है लेकिन ये टर्म थोड़ा बड़ा, ये टर्म और बड़ा, नीचे में जितना बड़ा संख्या होगा वो पूरा ओवरऑल छोटा होगा, बट यहां पर डिवीजन जो किए हैं वो क्या है कि है 4 से भी छोटा है वो संख्या, मतलब ये ओवरऑल टर्म इससे बड़ी है। तो मैंने इस सीरीज को आपको मैंने बीएससी में भी कई बार ये करके दिखाया था। मैं क्या करता था कंपैरिजन टेस्ट के दौरान या फिर आगे आपका वो निकालता था पार्शियल सम, और पार्शियल सम में मैं जानबूझ के सीरीज को जीपी बनाता था। आप लोग क्लास में 1-2 हुआ होगा और आपके बाद जो जूनियर आए उनके साथ तो बहुत ज्यादा हुआ है, तब तक हम जो है बहुत ज्यादा चीजों को एनालिसिस करना जान गए थे। तो आप जो है सीरीज में बेझिझक एक बड़ा सीरीज उठा के रख लिया, वाई बिकॉज आपको चाहिए एक ऐसा समेशन जिससे आप कुछ वैल्यू क्रिएट कर पाए, बट इसका कोई वैल्यू नहीं जानते आप, है ना। तो आप क्या करेंगे एक नया वो बनाया श्रेणी, और मैंने इसको लिख दिया स्टूडेंट्स इस प्रकार से लेस देन इक्वल टू 1/2 को बाहर किया, और ये है मॉड जेड, और ये क्या है आपका जेड का स्क्वायर, और ये क्या है आपका जेड का क्यूब। बात क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये क्या चलता आ रहा है 10, यहां पर मेरे को क्लियर करना चाहिए था माइनस में, इधर मैं लिख देता हूं इसको, ठीक है 10 मैं लेकर चल रहा था 1 माइनस में लॉग, या फिर 1/2 पहले ऐसे सुंदर सा लिख देते हैं 1/2 और लिखेंगे ओ सॉरी जेड है बच्चों ये जेड, और ये लॉग और क्या लिख दिया 1 प्लस में जेड करके, ठीक है ये मॉड है, ये इसके बराबर में आ गया, ठीक। अच्छा अब मैं इसका सॉल्यूशन लिखना चाहता हूं, और इसका सॉल्यूशन क्या होगा, दिस इज जीपी, ये जीपी है बच्चों, जीपी जो कि क्या है इनफाइनाइट सम है। इनफाइनाइट श्रेणी का कोई सूत्र जानते हो योग का, a अपॉन में 1 माइनस में r, r इज द कॉमन रेशियो। इसको इससे डिवाइड करूंगा कितना आएगा z, इसको इससे डिवाइड करूंगा कितना आएगा z, अगले वाले को डिवाइड करूंगा क्या आएगा z। तो इस पूरे की वैल्यू आप लिख देंगे, ये जीपी करके यहाँ पर हाईलाइट कर देना, दिस इज जीपी करके बगल में बता देना, राइट है ना। यहाँ पर इस पूरे को जीपी बताएंगे, और ये आ जाएगा 1 माइनस में क्या है ये 1/z, और ये है बच्चों लॉग, और यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस z, कोई दिक्कत नहीं है फिलहाल, और ये लेस देन और इक्वल टू 1/2। इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी, बोलेंगे सर ए कौन है प्रथम पद मॉड जेड अपॉन 1 माइनस में आर क्या है मॉड जेड है, आर क्या है मॉड जेड। अब थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा, कंसीडर करना पड़ेगा मॉड जेड को छोटा से छोटा कितना लिया जाए, है ना, मॉड जेड को छोटा से छोटा कितना लिया जाए। तो बोलेंगे सर छोटा से छोटा जो है 1/2 वैल्यू शायद कंसीडर किया जा सके। मॉड जेड का वैल्यू कितना लेना है आप लोग को कंसीडर करना है, क्योंकि इसको कंस्ट्रक्ट करनी है। बोलता कि ये दिया है देन ये प्रूव करो, वो अलग बात होती। आपको बोल रहा है कि फॉर एनी ये होती है, तो आपको बोलना पड़ेगा, और इसको अगर शुरू में कह दिया होता तो अति उत्तम होता, लेकिन नहीं कहा है तो आप क्या कीजिएगा कंसीडर कीजिएगा। जब चीजें नहीं होती तो कंसीडर करना है। इक्वेशन नंबर क्या बोल दिया मैंने, इसको 1 बोल दिया। कंसीडर
क्या कर दिया हमने, कंसीडर कर लिया ये मॉड जेड का वैल्यू स्टूडेंट्स, वो मॉड जेड का वैल्यू क्या है 1/2। क्या ले लिया मैंने 1/2। अगर मैं 1/2 लूंगा तो यहां पर क्या आएगा 1/2, यहां पर 1/2 कट जाएंगे, सही बात है। टोटल ये हो जाएगा, देन वी गेट फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 वी गेट हम क्या प्राप्त करेंगे, ये है स्टूडेंट्स 1 - 1 में जेड और हो जाएगा log 1 प्लस में जेड इज लेस देन और इक्वल टू 1/2। बात क्लियर है, यहां तक आपको आसानी से समझ आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं था बच्चों। ठीक है, अब आप लोग को एक चीज याद रखना है, ये मॉड का डिवीजन एल्गोरिथम को समझना है। मॉड का उसको डिवीजन कहने का मतलब ये अलग अलग उसके पार्ट्स में कैसे उसको लिखा जा सकता है। जैसे कि हमने लिख दिया यहाँ पर a माइनस में एक संख्या लिख दी है, उस संख्या को लिख दिया हमने a माइनस में भी, और लेस देन इक्वल टू मान लो c है, क्या है लेस देन इक्वल टू c। मैंने बीएससी में भी आप लोग को बताया था। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को बीच में रखना है, इसको इन संख्या को बीच में रखना है और बाकी को क्या करना है, मेरे को तोड़ के रखना है, और ना वो धनात्मक ही होगा, निगेटिव तो होगा नहीं। ठीक, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, पहले वाले संख्या है उस संख्या और इस संख्या का ऋण, a माइनस में c, क्या लिखेंगे हम लोग a माइनस में c, और बीच में क्या हो जाएगा आपका, ये तो मॉड में रखना है, धनात्मक मॉड में रहेगा, और मॉड में क्या रहेगा यहाँ पर b है ना, मॉड में क्या रहेगा b, और लेस देन और इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ये है आपका a प्लस में c। इन दोनों का इधर जाके योग और इन दोनों का क्या है यहाँ पर ऋण, यहाँ पर घटाना है, यहाँ पर योग करना है, बीच वाला संख्या जैसा का तैसा। हम एप्सिलॉन डेल्टा मेथड में भी कई बार करते थे, बहुत सारे जगहों पे कॉची थ्योरम को प्रूव करने के लिए, है ना, वो अलग अलग तरीके से लिखते थे। आपका बीच में है मान लो मॉड, तो आप बांट दीजिए, या फिर इस संख्या को पक्षांतर किया करते थे, याद होगा आप लोग को, इसको बीच में रखते थे, याद है। जैसे कि कोई संख्या होता था, आप जो इधर लिखते थे इधर प्लस में और इधर जाता तो माइनस में, ऐसे करके। तो आप क्या कीजिएगा, ये माइनस अगर इसको बीच में रखना है मान लो, ये आपकी मर्जी है, तो आप क्या कीजिएगा, आप धनात्मक ही रखना उसको। आप बोलेंगे कि पहला संख्या का यहाँ पर ऋण, बीच वाला जो है धनात्मक, क्योंकि खुद मोड में तो वैल्यू तो निगेटिव होंगे नहीं, कोई भी किसी प्रकार का निगेटिव वैल्यू नहीं कंसीडर किया जाएगा। और ये क्या है, बीच में बी को रखना और इसको घटा के लिख देना, जोड़ के लिख देना। ठीक है, यहाँ पर योग, यहाँ पर बीच में घटाना इन दोनों का, और बीच वाला बीच में रहेगा बस। ठीक है, तो हम इसका प्रयोग करेंगे, वी नो दैट करके यहाँ पे लिखना है तो बिल्कुल आप इसको लिख सकते हो बाय प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड की प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स, इस प्रकार से हम इनको लिखते हैं। तो यहाँ पर इसको मैं लिख दूं, है ना, क्या आएगा हमारे पास, संख्या क्या है, यस 1 माइनस में क्या हो जाएगा, 1 माइनस में जेड, और जेड है कौन, सॉरी जेड बोल रहा था मैं, ठीक 1/2 में 2, ओके 1/2 में आप लिखेंगे उसको 2 को 2 लिखेंगे, 1/2 वो संख्या है बच्चों यहाँ पर, है ना 1/2, और लेस देन और इक्वल टू हो जाएगा क्या, मॉड में 1/z, और यहां पर हो जाएगा log 1 प्लस में z, log 1 प्लस में z। ठीक है, चलेगा, और सबका मॉड। फिर यहां पर लेस देन और इक्वल टू क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे हमारे पास वो संख्या 1 प्लस 1/2, ओके, यहां पर क्या आएगा 1/2 लेस देन और इक्वल टू करके। ठीक है, और ये जो जेड है नीचे में, यहां पर क्या है, ये जेड है ना, इस जेड को जो है मॉड से अलग कर सकते हो, आपका मर्जी, मॉड में अलग करना है तो मॉड में अलग लिख सकते हो, ये मॉड में ही है। ठीक है, और आप जो है इसको गुणा कर देंगे तो इधर आ जाएगा, बाद में हटा सकता हूं मैं, पूरे पर मोड है वो याद रखना, लॉग अपना कुछ खास है, ये पूरा अपना खास है। ठीक है, लिखना चाहे तो बिल्कुल लिख सकते हो, और बाद में लिख दूंगा चलेगा, ऊपर वाले को ऐसा लिख देता हूं, है ना, ये जैसा का तैसा उत्तर दिख रहा है आप लोग को, है ना, क्या लिखेंगे इसको, लॉग और 1 प्लस में जेड, और मॉड में जेड अलग से, है ना, और इधर क्या आएगा, लेस देन और इक्वल टू हो जाएगा, ये आपका 3/2, राइट। हमारे उत्तर दिख रहे हैं क्या, बोलेंगे यस सर। इसको क्या किया जाएगा, आप जानते हो, पूरा इनइक्वालिटी में तड़ से दूंगा, है ना, पूरा इनइक्वालिटी में क्या किया जाएगा, इसका
आप जानते हो इक्वलिटी हो या इनइक्वलिटी हो, किसी संख्या के गुणा या भाग किया जा सकता है। बिल्कुल आप बोलेंगे सर आपका आ जाएगा 1/z, सॉरी 2 है, ये 1/2 है और ये mod z लेस देन इक्वल टू log, और लिखेंगे 1 + z और लेस देन और इक्वल टू 3/2 और ये mod z। ये हमें प्रूव करना था बच्चों। बात क्लियर है? ठीक है, ध्यान देना, इधर समझना क्या बोलता है। इफ gz इज एन इंटायर फंक्शन, gz क्या है? एक इंटायर फंक्शन है। देन fz इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ऑफ gz इज आल्सो इंटायर फंक्शन। ऐसा है तो फिर चेक किया जाएगा ऐसा कैसे बना होगा करके, ठीक। एंड fz इज नॉन जीरो फंक्शन, fz जो होगा नॉन जीरो होंगे। कन्वर्सली जस्ट इसका उल्टा भी ये कहा जाएगा, fz इज इंटायर फंक्शन, है ना, विच इज नेवर जीरो, जस्ट उल्टा बोल रहे इसी को। देन fz मस्ट बी ऑफ द फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल gz। दोनों का एक ही मतलब था। कन्वर्सली प्रूव करो नहीं बोल रहे भैया, किसी भी माध्यम से एक्सप्लेन कीजिए, क्या ऐसा संभव है? बोलेंगे यस सर संभव है। हमने पढ़ा था स्टूडेंट्स, आप लोगों ने रॉचेस थ्योरम पढ़ा है, वहां पर हमने प्रयोग किया था, इनको कई बार बोला था। इसी को लिखेंगे, सपोज fz इज इंटायर फंक्शन, याद है आप लोग को, विथ नो जीरोस, मतलब उसके पास जीरोस नहीं है। ओके, सो दैट ये कभी तो खुद ही जीरो नहीं होगा। कहने का ये मतलब, जीरोस का क्या मतलब होता है बच्चों? जीरोस वे संख्याएं होती हैं जो फंक्शन को वेनिश करती हैं। तो ये तो जीरो अब किसी भी हालत में नहीं होगा। सबको पता है ना जीरोस, है ना, जीरोस वे वो होती हैं, पॉइंट्स होती हैं जिस पर फंक्शन हो जाती हैं वेनिश। कोई जीरोस नहीं है तो कभी भी ये तो एब्जेक्ट जीरो नहीं हो सकता किसी भी बिंदु के लिए। फॉर ऑल z बिलोंग्स टू c, कभी नहीं हो सकता। ये बात आप लोग के जहन में शामिल हो जाना चाहिए और ये सत्य बात है ना। छोटे छोटे लाइन के कितने गहरे अर्थ होते हैं। देन द फंक्शन, अब मैंने कंस्ट्रक्ट किया बाय रॉचेस थ्योरम, मेरे को पता है, आप जानते हो 5z, और उसको मैं क्या लिख दूंगा, उसके डेरिवेटिव के रूप में एक नया फंक्शन मैं कंस्ट्रक्ट कर लिया। मैंने कहा था आप लोग को याद होगा, एनालिटिक फंक्शन का डिवीजन एनालिटिक फंक्शन इनटू एनालिटिक फंक्शन, समेशन एनालिटिक फंक्शन, सब्सट्रैक्शन एनालिटिक फंक्शन। इंटायर फंक्शन का भी वही हालत है ना। ये कोई अगर फंक्शन इंटायर है तो उसका डेरिवेटिव इंटायर फंक्शन, और वो तो खुद इंटायर फंक्शन, तो उसका जो डिवीजन है वो भी क्या होगा, इज आल्सो इंटायर फंक्शन, इज आल्सो क्या होगा, ये इंटायर फंक्शन होगा इन द होल प्लेन। बात सही है, कोई दिक्कत नहीं। होल आर्गन प्लेन बोलेंगे, आर्गन हिंदी में कहते हैं आरंगा समतल, मतलब कॉम्प्लेक्स प्लेन को आरंगा समतल कहते हैं कई लोग, हिंदी में आरंगा समतल लिखा था, बीएससी में जाकर बुक में पढ़ेंगे तो मेरे को शब्द याद आते रहते, मैं बोलता रहता हूं। देन वी हैव, अब मैं इसकी इंटीग्रल वैल्यू कैलकुलेट करना चाहता हूं कि ये मान लो किसी बिंदु z0 से लेकर z तक इसकी वैल्यू को देखा जाए, इंटीग्रेट किया जाए तो क्या आएगा। तो इस 5z का इंटीग्रेशन कर दिया, कहां से, बिंदु कोई z0 होगा, z0 से z तक। आई डोंट नो अबाउट दिस पॉइंट, बट मैंने सोचा ऐसा, मैंने दिमाग में ऐसा सोच लिया। फिर मैंने क्या कर दिया, यहां पर लिख दिया इस प्रकार से, ये जो है आपका 5z का मान तो दिख रहा है, f डैश z अपॉन में क्या है fz, इसको मैं क्या करूंगा, इंटीग्रेट करूंगा dz के रिस्पेक्ट में, और कहां से कहां तक, बिंदु z0 से लेकर बच्चों, सिंपल है। आपको फार्मूला पता होगा किसी फंक्शन के डेरिवेटिव और वो फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग। इंटीग्रेशन f डैश x अपॉन f ऑफ x बराबर log x होता है बच्चों। क्या होता है, log x। कैसे समझ आया, log f ऑफ x, सॉरी log f ऑफ x, ठीक है। उल्टा कर दीजिए, इंटीग्रेशन का उल्टा क्या होता है, डिफरेंशिएशन। log आपका समथिंग है, log समथिंग का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन समथिंग, राइट, 1 अपॉन समथिंग, एंड समथिंग का यहां पर ऊपर में इंटू करके डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, समथिंग में समथिंग है f, तो f का क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन f डैश करके। बात क्लियर है ना। तो उसी चीज को लिखेंगे यहां पर, और यहां पर मैं उसको उतार देता हूं बच्चों, z0 से लेकर z और 5z और dz का वैल्यू आ जाएगा, वो आ जाएगा log f ऑफ z, लिमिट हो जाएगा z0 से z। क्या मेरी बात सहमत हो इससे, है ना।
ठीक, अब लिमिट अप्लाई कर दीजिएगा। इंटीग्रेशन आपका जेड नॉट से जेड और ये फाई जेड और डी जेड को मैंने जस्ट के तस उतारा और यहां पर लिखूंगा, पहले लिखूंगा कौन, अपर लिमिट बच्चों। अपर लिमिट में क्या आएगा, लॉग एफ ऑफ जेड, माइनस में क्या लिखूंगा यहां पर, लॉग एफ ऑफ जेड नॉट करके क्या लिखेंगे हम लोग, जेड नॉट। मेरे को एफ ऑफ जेड चाहिए, ना कि मेरे को एफ ऑफ जेड नॉट, तो मैं उसको उधर रखता हूं, इसको मैं कर दूंगा पक्षांतर। ठीक है, ये किसी फंक्शन का इंटीग्रल क्या होते हैं, नया फंक्शन। किसी फंक्शन का डिफरेंशियल क्या होता है, नया फंक्शन, राइट। तो इसको मैं इस प्रकार से लिख सकता हूं ना, लॉग एफ ऑफ जेड, ये जा सकता है ऐसा, पक्षांतर कर दूंगा, ये लिखा जाएगा लॉग एफ जेड नॉट, ओके। और हम लिख देंगे इंटीग्रेशन जेड नॉट टू जेड और फाई जेड डी जेड। यहां पर किसी को कोई आपत्ति नहीं होगा स्टूडेंट्स। इसको पूरे को नया फंक्शन आप कह दीजिएगा, है ना, कुछ नाम दे देंगे इसको, है ना। जैसे कि पुस्तक में क्या बोल दिया, इसको फाई वन जेड बोल दिया, उसका मर्जी है। आपको कुछ और कहना है तो आप कुछ और नाम रख दीजिएगा, इस पूरे फंक्शन का कुछ नाम कर दीजिएगा। फाई संबंधित है तो फाई समथिंग लिख दे उसको, लॉग, और इसको आप एफ जेड रखिएगा, कोई समस्या नहीं है स्टूडेंट्स। कोई फंक्शन की फंक्शनल वैल्यू क्या होंगी, कुछ तो होगा, उसका लॉग क्या होगा, बोलेंगे कुछ तो होगा। सारे कांस्टेंट होंगे, हाँ। दिस इज नॉट अ वेरिएबल, दिस इज अ पॉइंट, और ये किसी पॉइंट पर फंक्शन की मान क्या होती है, कुछ आता है। फंक्शन जीरो तो होगा नहीं, पता है ना तुम लोग को, फंक्शन जीरो है ही नहीं, तो कुछ आएगा, कुछ भी तो आएगा, है ना। अगर वन भी रहा तो जीरो आएगा, कुछ ना कुछ, कोई एक नया बिंदु प्राप्त हो जाएगा। मैं बोलूंगा ये कांस्टेंट है सर, इसका नाम ए है, और इसको नाम क्या देंगे, इसको बोल दिया फाई का डिफरेंशिएशन, सर इंटीग्रेशन करने के बाद उसको नया फंक्शन बोल दिया फाई वन और जेड करके। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था। फिर पूरे को लिख दिया लॉग एफ ऑफ जेड, और इस पूरे को, जैसे इसने खुद हमें इशारा किया है ऐसा कहने के लिए, और इस पूरे को हम क्या नाम दे दे, फंक्शन। और एक फंक्शन है उसमें कुछ ऐड किया, नया फंक्शन, पूरे को नाम दे दिया हमने जी जेड। क्या नाम दे दिया हमने, जी जेड। अब एफ जेड को लिखना चाहूंगा तो एफ जेड बराबर क्या होगा, एफ जेड बराबर प्यारे बच्चों एक्सपोनेंशियल ऑफ जी जेड आएगा, राइट। दिस इज इंटायर फंक्शन, ऑब्वियसली दिस इज इंटायर फंक्शन क्योंकि इक्वल में है, यही तो बोल रहा था। तो यार ये तो एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंशियल है, फंक्शन कौन है मेन, ये है बच्चों, सही बात है कि नहीं। तो दिस इज क्लियर, दिस जी जेड इज आल्सो इंटायर फंक्शन, है ना। किसके कारण से भैया, क्योंकि एफ जेड हमारा इंटायर था। तो ओवरऑल इस थ्योरम की क्या हो जाती है, पुष्टि हो जाती है। कथनों को क्या कर देंगे आप, बिल्कुल इसको दोहरा देंगे। 10 ये क्या बोलेंगे, एफ जेड जो है, सॉरी जी जेड क्या है, इंटायर फंक्शन होगा, ऐसे करके, है कि नहीं, कोई समस्या तो नहीं है। बिकॉज आपका साई जेड जो था, ये साई था, ये इंटायर था, तो ये भी इंटायर होगा। इसमें क्या होगा, ये इंटायर ही होगा। ये कुल मिला के जो है ये खुद बताना चाहता है इंटायर होना चाहता हूं करके, बिकॉज आपका शुरू में एज्यूम्शन ही वही चल रहा था। सपोज आपने किया था एफ जेड इंटायर, सो दिस इक्वल टू आल्सो इंटायर फंक्शन, राइट। सो 2.5 नंबर के क्वेश्चन ऐसे हम लोग को तैयार करने थे। तो आपको ये, तो आपका ये जो क्लास था इंट्रोडक्शन के साथ में इन चीजें आपको कंप्लीट समझ आ गया कि क्या क्या लेना है, क्या आना है करके। ओके, ठीक है बच्चों।